हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि और आज हम पीटी रिवीजन सीरीज के अंतर्गत एक नए सेक्शन के साथ फिर से उपस्थित हुए हैं, जो है आर्ट एंड कल्चर, यानी कला एवं संस्कृति के लिहाज से पिछले एक साल वे कौन सी खास खबरें थी जो चर्चा में थी, उन्हें हम मंथ वाइज कंपाइल करके यहाँ वापस से लेकर आने वाले हैं। यानी आज के एपिसोड में जो हम शुरुआत करेंगे वो सबसे पहले जून माह में वर्ष 2022 में कला एवं संस्कृति के लिहाज से वे कौन सी खास खबरें थी जो महत्वपूर्ण थी और चर्चा में रही हैं, आज हम उन पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के आज के एपिसोड की हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि जून माह में वे कौन सी खबरें थी जो आर्ट एंड कल्चर के लिहाज से महत्वपूर्ण थी और उनके बारे में विस्तार से चर्चा करना हमारे लिए जरूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत में मार्शल आर्ट के बारे में, क्योंकि उस समय यानी जून में सबसे ज्यादा एक खबर चर्चा में थी थांगटा को लेकर। थांगटा के एक मार्शल लॉ को लेकर कश्मीर में कुछ लोगों ने इसका समर्थन किया और कुछ लोगों ने इसका विरोध किया था। बाद में एक मौलवी साहब सामने निकल कर आए थे और उन्होंने कश्मीर में थांगटा को लेकर, इस प्रथा को बचाने को लेकर कुछ लोगों के सहयोग से इसे शुरू किया था। तो इसलिए थांगटा एक बार चर्चा में है और भारत में जो भी मार्शल आर्ट हैं, इसके जो भी रूप हैं, जिन जिन राज्यों में ये फेमस है और किन किन राज्यों में इनका प्रदर्शन किया जाता है या इनका युद्धाभ्यास के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, आज हम उनके बारे में जानेंगे। चूंकि एक के बारे में चर्चा करना यहाँ पर जरूरी नहीं है, क्योंकि वे सभी मार्शल आर्ट यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो भारत भर में यानी पूरे देश में चर्चा में रहे हैं। सबसे पहले हम जानेंगे थांगटा के बारे में। दरअसल थांगटा मणिपुर में प्रदर्शन करने वाला एक मार्शल आर्ट है और यह मणिपुर से संबंधित है। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर यह है क्या। थांगटा के बारे में हमने जाना, मणिपुर से संबंधित है। इसे कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है और जिस नाम से जाना जाता है उसके दो भाग हैं, यानी इसे दो भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें से एक टाइप है थांगटा। दरअसल ह्युएन लैंगलॉन, जिसे लैंगलोन या लैंगलॉन दोनों शब्द इसके बारे में लिखे जाते हैं। तो ह्युएन लैंगलॉन मणिपुर का एक भारतीय मार्शल आर्ट है और इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें से एक भाग है इसका थांगटा। आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे कि इसका नाम थांगटा कैसे पड़ा है। मैतेई भाषा में ह्युएन का अर्थ है युद्ध और लैंगलॉन यानी लैंगलोन का अर्थ है जाल, ज्ञान या कला। तो एक प्रकार की युद्ध के प्रदर्शन करने वाली कला को, युद्ध के प्रदर्शन करने वाले जाल को या युद्ध को दर्शाने वाले ज्ञान को क्या कहा जाता है यहाँ पर मैतेई भाषा में ह्युएन। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे, ह्युएन का अर्थ क्या होगा, युद्ध का प्रदर्शन करना या युद्ध का ज्ञान होना। दरअसल ह्युएन लैंगलॉन को दो मुख्य घटकों में विभाजित किया गया है, जिसमें से एक है थांगटा, जिसमें सशस्त्र युद्ध का प्रचलन है, यानी जो भी अभ्यासी इसके अंतर्गत युद्ध करते हैं वे शस्त्रों का उपयोग करते हैं। इसके साथ ही दूसरा नाम है सरित सरक, जिसमें निहत्थे युद्ध किया जाता है। थांगटा कौन सा है, सशस्त्र युद्ध, मतलब यानी इसमें शस्त्रों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके प्राथमिक हथियार कौन कौन है, थांग जिसे क्या कहा जाता है तलवार, टा जिसे क्या कहा जाता है भाला, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है थांगटा। अन्य हथियारों में इसमें ढाल और कुल्हाड़ी शामिल है। आप इसकी इमेज देख सकते हैं, इसमें थांग और टा यानी तलवार और भाले का इस्तेमाल किया जाता है। और याद रखिएगा किससे संबंधित है, मणिपुर से। नाम क्या है, थांगटा। याद रखिएगा यह क्या है, सशस्त्र युद्ध का ज्ञान या कौशल। बढ़ते हैं हमारे अगले मार्शल आर्ट के बारे में जो चर्चा में था। देखें लाठी खेला। लाठी खेला नाम से ही आप समझ गए होंगे कहां से संबंधित है, पश्चिम बंगाल से, यानी पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध एक मार्शल आर्ट है। कहीं कहीं इसे पंजाब में भी खेला जाता है, लेकिन मुख्य रूप से कहां से संबंधित है, ये पश्चिम बंगाल से। भारत में मार्शल आर्ट में इस्तेमाल किए जाने वाली एक प्राचीन लकड़ी के हथियार को क्या कहा जाता है, लाठी, और इसी का इस्तेमाल किया जाता है लाठी खेला में। पंजाब और बंगाल राज्य में मार्शल आर्ट में लाठी छड़ी का उपयोग किया जाता है और ये एक प्रकार का क्या है, अभ्यास है, व्यायाम का एक तरीका है। लोगों में यदि कोई ऐसी संकट की स्थिति आती है तो कैसे निपटा जाए उस समय, इसी तरीके से लाठी का इस्तेमाल करके इसमें युद्ध कौशल को सिखाया जाता है। जो व्यक्ति इसमें युद्ध अभ्यास करता है और अभ्यासी होता है उसे क्या कहा जाता है, लाठियाल के रूप में उसे जाना जाता है। अगला है गतका, जो कि पंजाब राज्य से संबंधित है, काफी फेमस है क्योंकि काफी वर्ष पहले इसकी शुरुआत की जा चुकी थी। यदि हम बात करें गतका की, तो गतका एक पारंपरिक मार्शल आर्ट रूप है जिसे सिख गुरुओं से जुड़ा हुआ माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि जो सिख के 6वें गुरु थे, गुरु हरगोविंद जी,
उन्होंने मुगलों से अपने आप को रक्षा के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए यहाँ पर पहली बार कृपाण का इस्तेमाल किया था। और उसके बाद से ही इसका गतका का जो अभ्यास है वह शुरू किया जाने लगा, ताकि सिख अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, अपनी आत्मरक्षा कैसे कर सकते हैं, इसी लिहाज से फिर इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें तलवार और लाठी दोनों ही को कैसे लड़ा जाए, इसका कौशल कैसे सीखा जाए, इसके प्रशिक्षण के अंतर्गत यही शामिल है। आत्मनियंत्रण का एक तरीका है जिसके बारे में हमने चर्चा भी की है। सबसे पहले जो छठवें गुरु थे इनके, गुरु हरगोविंद जी, इन्होंने आत्मरक्षा के लिए इसकी शुरुआत की थी। फिर बाद में जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद जी, उन्होंने हर एक सिख को अपनी रक्षा के लिए हथियार रखना अनिवार्य कर दिया था। गतका के ही संदर्भ में बात करें तो पहले गतका केवल मंचों में खेला जाता था, प्रदर्शन किया जाता था, गुरुद्वारों में इनका प्रदर्शन किया जाता था। लेकिन बाद में फिर क्या हुआ कि 2008 में गतका फेडरेशन ऑफ इंडिया के गठन के बाद इसे खेल की श्रेणी में शामिल कर लिया गया। वर्तमान में इसमें लकड़ी के डंडे यानी सोती और ढाल का इस्तेमाल किया जाता है। पहले तलवार, कृपाण इनका इस्तेमाल करके इसे लड़ा जाता था। बात करें कलारी पयट्टू के संदर्भ में, जो कहाँ का मार्शल आर्ट है, केरल का, काफी फेमस है, ध्यान रखिएगा। इसे आधुनिक कुंफू के जनक के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये बहुत पुराना आर्ट फॉर्म है, बहुत पहले इसकी शुरुआत की गई थी। तो जो कुंफू है, जो आधुनिक कुंफू है, कहा जाता है कि ये उसी का अगला रूप है। तो इसे क्या कहा जाता है? आधुनिक कुंफू का जनक। मानव शरीर के प्राचीन ज्ञान पर आधारित एक मार्शल आर्ट है। मानव शरीर के व्यायाम के लिहाज से इसे शुरू किया गया था सबसे पहले। इसकी उत्पत्ति 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईस्वी के दौरान केरल में हुई थी। केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में यह काफी प्रचलित है। मार्शल आर्ट का अभ्यास जहां पर किया जाता है उस स्थान को क्या कहा जाता है? कलारी। कलारी एक प्रकार का मलयालम शब्द है जिसका इस्तेमाल व्यायामशाला के रूप में किया जाता है, यानी एक स्थान जहां पर लोग इसका अभ्यास करते हैं, इस मार्शल आर्ट फॉर्म का अभ्यास करते हैं, उस स्थान को क्या कह दिया गया? कलारी। और ये एक प्रकार का मलयालम शब्द है, व्यायामशाला, जिसे हम आज अब जिम कहने लगे हैं। बात करें मलखंभ के बारे में तो यह मध्य प्रदेश से संबंधित है। मध्य प्रदेश राज्य का क्या है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। पारंपरिक खेल है जिसकी उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप में हुई है, एक प्रकार का मार्शल आर्ट है और बहुत पहले से इसे खेला जा रहा है। दरअसल इसमें पोल यानी खंबे का इस्तेमाल किया जाता है, एक लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो जिम्नास्ट है इसी में अपने सभी कर्तव्य का प्रदर्शन करता है जिम्नास्ट, इसी खंबे पर या इसी पोल पर खड़े होकर, इसलिए ही इसे कहा जाता है मलखंभ। यदि हम बात करें तो हमने भी इसके बारे में चर्चा की कि जिम्नास्ट एक ऊर्ध्वाधर स्थिर लटकते लकड़ी के खंबे, बेंत या रस्सी से लटककर योग या जिम्नास्टिक आसन और कुछ कुश्ती क्रियाओं का प्रदर्शन इसके अंतर्गत करता है। मलखंभ शब्द की बात करें तो मलखंभ नाम लिया गया मल्ला से। यहाँ मल्ला का अर्थ है पहलवान और इसी से लिया गया मलखंभ, जिसमें खंभ का अर्थ होता है पोल। तो इसमें मल यानी पहलवान और खंभ यानी पोल का इस्तेमाल करके इसका प्रदर्शन किया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है? मलखंभ। मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इस खेल के प्रमुख आकर्षण के केंद्र हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले आर्ट फॉर्म की तरफ, सिलंबम। यदि हम बात करें सिलंबम के बारे में, ये तो तमिलनाडु का बहुत ही फेमस आर्ट फॉर्म है और इसमें हथियारों के उपयोग की अनुमति दी गई है। ध्यान रखिएगा, इस आर्ट फॉर्म में, ये कहें इस मार्शल आर्ट में हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है और तमिलनाडु में बहुत प्रसिद्ध है। सिलंबम कला में सांप, बाघ और चील जैसे जानवरों की गति शामिल है, यानी आपको इतना ही समन्वय के साथ स्थिर भी रहना है, उतनी ही तेज और पारखी नजर भी रखनी है और आपकी शरीर में चुस्ती और फुर्ती भी उतनी ही तेज होनी चाहिए। ये सारी चीजें इसमें शामिल की गई हैं। फुटवर्क्स का इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। कैसी इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं इसमें शामिल किए गए हैं। इसकी शुरुआत की बात करें तो दरअसल सिलंबम के बारे में कहा जाता है कि तमिलनाडु में से शिव, भगवान शिव के जो पुत्र हैं मुरुगा, जैसे क्या कहा जाता है साउथ में मुरुगा, कार्तिकेय जी की बात कर रहे हैं हम, इनके द्वारा और ऋषि अगस्त्य के द्वारा इसे शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा किससे संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है यह आर्ट फॉर्म। बात करें मुष्टि युद्ध के बारे में तो यह वाराणसी से संबंधित है, यानी उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी स्थान से संबंधित है मुष्टि युद्ध। इसमें निहत्थे यह युद्ध लड़ा जाता है, यानी किसी भी प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल इसमें नहीं किया जाता। दरअसल इस युद्ध की शुरुआत की बात करें तो इसे क्यों शुरू किया गया था, तो कैसे आप बिना तलवारों, बिना हथियारों के, बिना गोला बारूद के अपने आप की सुरक्षा कर सकते हैं, इसी लिहाज से इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये निहत्थे लड़ने की एक तकनीक है। मार्शल आर्ट में हाथ, पैर, घुटने और कोहनी का इस्तेमाल करके इसे लड़ा जाता है। सिलंबम में देखिए एक प्रकार की पूरी
सिलंबम के बारे में देखिए, एक प्रकार की इसमें पूरी सीरीज होती है, यानी हथियारों की एक पूरी श्रृंखला होती है जिसका इस्तेमाल किया जाता है सिलंबम के अंतर्गत। और यदि हम बात करें वाराणसी के मुष्टि युद्ध के बारे में, तो देखिए इसमें प्रकार के इसमें इस प्रकार से इसे लड़ा जाता है, हाथ पैर कोहनी का इस्तेमाल करके इसका अभ्यास है वह किया जाता है। हमने देखा मुष्टि युद्ध के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। काठी सामू, जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित काफी महत्वपूर्ण मार्शल आर्ट है। इसमें विभिन्न प्रकार की तलवारों का इस्तेमाल किया जाता है। तलवारों के साथ साथ ढाल का भी इस्तेमाल इसके अंतर्गत किया जाता है। तलवार कौशल के अन्य आवश्यक घटकों में गरेजा शामिल है। गरेजा यानी एक व्यक्ति अलग अलग तरीके से आर्ट फॉर्म के जरिए, यदि आप कुशल हैं तलवारों को चलाने में, तो कई तरीकों से आप यहाँ पर आर्ट फॉर्म का प्रदर्शन कर सकते हैं, तलवारबाजी का कौशल यहाँ दिखा सकते हैं। इसके संदर्भ में ही गरेजा नाम यहाँ पर रखा गया है। इसमें एक व्यक्ति दोनों हाथों में दो दो तलवारों का इस्तेमाल करके लड़ सकता है। ये हमने देखा किसके बारे में, काठी सामू के बारे में। ध्यान रखिएगा, यह है काठी सामू से संबंधित कला। कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से। हमारा अगला आर्ट फॉर्म है स्काई, जो कि कश्मीर से संबंधित है। एक प्रकार की ये तलवारबाजी है जिसमें सशस्त्र वर्ग, यानी जो भी वर्ग इसमें सीख रहा है, उसके द्वारा एक घुमावदार एक धारी तलवार और एक ढाल का इस्तेमाल किया जाता है। यह है सशस्त्र वर्ग। ये एक प्रकार की एक धारी तलवार का इस्तेमाल ये सभी इसके अंतर्गत करते हैं, और ढाल का इस्तेमाल भी इसमें किया जाता है। राज्य याद रखिएगा, क्षेत्र याद रखिएगा, कश्मीर। सिंगल और डबल दोनों प्रकार की तलवारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्री हैंड तलवार दोनों तरीके से व्यक्ति इसे चला सकता है, यानी फ्री हैंड तरीका है, एक तलवार इस्तेमाल करें, आप दोनों तलवार को इस्तेमाल करते हैं तो दूसरी टेक्निक के जरिए भी आप इसे लड़ सकते हैं। अगला है पाइका अखाड़ा, जो कि कहाँ से संबंधित है? ओडिशा से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, इसमें इसकी जो शुरुआत की गई थी वह पहले मानव के व्यायाम के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी कि मानव व्यायाम कैसे करेगा, अपनी बॉडी को कैसे सही रखेगा। फिर बाद में इसे किसानों को सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु बाद में शुरू कर दिया गया था, और पारंपरिक शरीर व्यायाम को करने का एक प्रकार का तरीका था जिसके बारे में हमने जाना। ये तो हमने देखा भारत में मार्शल आर्ट के फॉर्म पूरे राज्य में कहां पर कौन कौन से हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। हमारी अगली खबर जून में 2022 में जो चर्चा में थी वह थी भारत गौरव योजना। भारत गौरव योजना क्या है? भारत की जो भी पर्यटन स्थल हैं सांस्कृतिक लिहाज से जो महत्वपूर्ण है, उन्हें ट्रेन के माध्यम से उन्हें कनेक्टिविटी प्रदान करना, ताकि लोग यात्री यहाँ पर जाएं और पर्यटन को भारत में बढ़ावा मिले। यानी घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। इसके अंतर्गत भारत में यानी देश की पहली निजी ट्रेन को कोयंबटूर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था, जिसमें जो भी हमारे सांस्कृतिक लिहाज से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं पूरे देश के, उन्हें पूरे यात्रियों को जानने के लिए, ताकि यात्री इसके बारे में जाने, ट्रेन मार्ग पर कई ऐतिहासिक स्थलों को कवर करने की बात इसके अंतर्गत की गई थी। यदि बात करें भारत गौरव योजना के बारे में, तो इसे नवंबर 2021 में शुरू किया गया था, जिसका मुख्य मकसद क्या था? ट्रेनों में पर्यटन के लिए तीसरा अनुभाग बनाना। तीसरा अनुभाग क्यों? क्योंकि अभी तक ट्रेन यानी रेलवे केवल दो अनुभाग के रूप में ट्रेनों में कार्य करती है, पहला यात्री अनुभाग और दूसरा माल अनुभाग। लेकिन तीसरा अनुभाग क्या है जो कि पर्यटन के लिए शुरू किया जाएगा? इसे डेडिकेटेड तरीके से पर्यटन के लिहाज से शुरू किया जा रहा है। इनकी कोई निश्चित समयावधि नहीं है, यानी इन्हें यात्री ट्रेन के रूप में नहीं संचालित किया जाएगा। रेलवे इन्हें इस तरीके से शुरू नहीं करेगा। ये पर्यटन के लिए डेडिकेटेड होंगे, कोई खास समय सारणी नहीं है इनकी। तो इसे भी आप याद रखिएगा, इसके बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि एक तीसरा अनुभाग बनेगा। इसे थीम आधारित टूरिस्ट सर्किट ट्रेनों के तहत इसकी घोषणा की गई है, और इसे इसी के अंतर्गत शुरू किया जाएगा। सर्किट में निजी भागीदारों और IRCTC दोनों द्वारा इसे संचालित किया जाएगा। ये दोनों मिलकर ही इसे संचालित करेंगे। यदि बात करें हम टूरिस्ट सर्किट के बारे में, तो टूरिस्ट सर्किट मतलब पूरे भारत में टूरिस्ट सर्किट बनाया जा रहा है, जो विभिन्न क्षेत्र हैं, जो विभिन्न स्थान हैं, सांस्कृतिक लिहाज से महत्वपूर्ण हैं या धार्मिक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, तो उनकी कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए इन सर्किट की शुरुआत की जा रही है। और इसी के अंतर्गत अब निजी भागीदारी के साथ IRCTC द्वारा मिलकर संयुक्त रूप से इसे संचालित किया जाएगा। ये ट्रेनें भारत और दुनिया भर के लोगों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानकारी प्रदान करेंगी, और भारत में पर्यटन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। यदि हम जाने अब इस सर्किट के बारे में कि आखिर थीम आधारित पर्यटन सर्किट है क्या, तो हम जानते हैं कि इसी के अंतर्गत जो अभी हाल ही में गुरु कृपा जैसी ट्रेनें चली थी और एक रामायण सर्किट के लिहाज से शुरू की गई थी, जिसमें भगवान राम से संबंधित वे कौन से स्थान थे जो महत्वपूर्ण थे, तीर्थ यात्रियों को वहां घुमाने के लिए, वहां उन क्षेत्रों को पर्यटन के लिहाज से और समृद्ध बनाने के लिए, ताकि लोग वहां जाएं
और उस पूरे क्षेत्र का विकास हो, इसके लिए इसकी शुरुआत की गई थी। गुरु कृपा ट्रेन की बात करें तो इसका संचालन गुरु नानक से संबंधित सभी स्थानों पर घुमाने के लिए किया जा रहा था और रामायण थीम वाली ट्रेन भगवान राम से संबंधित स्थानों पर ले जाने के लिए शुरू की जा रही थी। यदि अब बात करें कि इसका संचालन कैसे होगा, संचालन के लिए क्या है, ट्रेन का जो संरक्षण है, इसका जो भी संचालन है वह कैसे किया जाएगा, तो इसमें सोसाइटी ट्रस्ट कंसोर्टियम या राज्य सरकारें इन सभी ट्रेनों के अधिग्रहण के लिए आवेदन कर सकती हैं। फिर ये जब आवेदन करेंगी तो फिर ये सरकारें, ये ट्रस्ट या तो ये सोसाइटी ही उन ट्रेनों के बारे में अपना पूरा हिस्सा ले लेंगे और फिर उसी हिसाब से उन ट्रेनों को वे विकसित करेंगी, अपना उसमें निवेश करेंगे। निवेश के आधार पर फिर इन ट्रेनों का संचालन किया जाएगा भारत में और फिर उससे जो भी राजस्व होगा वे फिर इस हिसाब से अपना कार्य इसमें करेंगी। थीम आधारित विशेष पर्यटन सर्किट द्वारा इसे संचालित किया जाएगा, यानी थीम बेस्ड ही इसमें सेक्शन पूरे शुरू किए गए हैं। भगवान राम से संबंधित सर्किट के लिए अलग ट्रेन है, गुरु नानक से संबंधित सर्किट के लिए अलग ट्रेन है। वैसे ही महात्मा बुद्ध से संबंधित जो ट्रेन है, जो सर्किट है, उनके लिए अलग ट्रेन संचालित की जाएगी और इसी लिहाज से इसकी शुरुआत की जा रही है। सेवा प्रदाता जो भी होंगे, यानी जो आवेदन भरेंगे, जिन्हें सिलेक्ट किया जाएगा, वे सेवा प्रदाता कहलाएंगे। वे पर्यटकों को रेल यात्रा, होटल, विश्राम स्थल, दर्शनीय स्थलों की व्यवस्था, ऐतिहासिक विरासत स्थल भ्रमण, टूर गाइड, ये सभी खुद ही प्रदान करेंगे, सभी सेवाएं वही प्रदान करेंगे। तो ये तो हमने देखा थीम आधारित सर्किट के संदर्भ में। अब हम बात करेंगे कि भारत में से जुड़ी और कौन कौन सी योजनाएं हैं जो चल रही हैं। तो पहली योजना है स्वदेश दर्शन योजना। ये भी भारत में पर्यटन के लिहाज से ही शुरू की गई एक योजना है, ताकि वे ऐसे स्थान जो पर्यटन के लिहाज से भारत में महत्वपूर्ण है, जहां पर लोग नहीं जाते हैं, वहां भी पर्यटन के लिहाज से राजस्व की प्राप्ति की जा सके, वहां से भी और लोग वहां जाएं और उन स्थानों का विकास हो। तो स्वदेश दर्शन एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे वर्ष 2014-15 में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य यदि देखें तो देश में थीम आधारित पर्यटन सर्किट के एकीकृत विकास के लिए इसे शुरू किया गया था। डिटेल से आप इसे देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें शामिल हैं। अगली योजना है प्रसाद योजना, जिसकी शुरुआत पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी इसे, और इसे वर्ष 2014-15 में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि कुछ स्थानों को चिन्हित किया जाए। तो चिन्हित तीर्थ स्थलों के समग्र विकास के उद्देश्य से तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान पर राष्ट्रीय मिशन, यानी तीर्थ यात्रा के सभी स्थान जिनका कायाकल्प किया जाए, उन्हें सुधारा जाए, आध्यात्मिक संवर्धन अभियान के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर एक मिशन संचालित किया गया था जिसे कहा गया था प्रसाद। तो यह उसी से संबंधित योजना है। कब शुरू की गई थी याद रखिएगा, वर्ष 2014-15 में। बढ़ते हैं अगली योजना के संदर्भ में, बात करते हैं है बौद्ध सम्मेलन। तो इसका भी आयोजन इसी के लिहाज से किया गया है ताकि पर्यटन से संबंधित, बौद्ध पर्यटन से संबंधित प्रमुख स्थानों को इसमें चयन किया जाए और इसे विकसित किया जाए। तो इसका उद्देश्य भगवान को बौद्ध गंतव्य और दुनिया भर के प्रमुख बाजारों के रूप में बढ़ावा देना, यानी भगवान बुद्ध के जो भी गंतव्य वाले क्षेत्र हैं, जो भी स्थान हैं, उन्हें आपस में कनेक्ट करना। हम सभी जानते हैं बहुत सारे उत्तर प्रदेश और बिहार के ऐसे स्थान हैं जो भगवान बुद्ध से संबंधित है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो बुद्धिज्म को यहाँ पर मानते हैं, बुद्ध धर्म को मानते हैं। तो उनकी भी कनेक्टिविटी भारत में आए, यानी दुनिया भर के लोगों को यहाँ आकर्षित करना और पर्यटन से राजस्व की भी प्राप्ति की जा सके, इन क्षेत्रों का विकास भी हो सके, इस लिहाज से इसकी शुरुआत की गई थी। प्रत्येक वैकल्पिक वर्ष में इसका आयोजन किया जाता है। अगला है देखो अपना देश पहल। इस पहल की शुरुआत की बात करें कि आखिर इसकी पहल क्यों की गई थी, क्योंकि हमारे भारत में ही बहुत से ऐसे लोग हैं जो भारत के ऐसे प्रमुख स्थल हैं, जो पर्यटन स्थल हैं, जो महत्वपूर्ण हैं, हमने ही उन्हें नहीं देखा है। तो ऐसे में देश में नागरिकों को देश में व्यापक रूप से यात्रा करने के लिहाज से उन्हें यहाँ बढ़ावा देने के लिए इसकी पहल की गई थी। भारत की अद्वितीय चीजों के लिए प्रोत्साहित करने से संबंधित एक प्रकार की यह पहल है, ताकि हम ही अपने पर्यटन को प्रोत्साहित करें, हम ही हमारे देश के जो घरेलू पर्यटन स्थल हैं वहां पर विजिट करें, यानी घरेलू पर्यटन सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के विकास को कैसे सक्षम बनाया जा सके, इसकी शुरुआत इसी लिहाज से की गई थी। अब हम देखते हैं अगली खबर जून में क्या चर्चा में थी, कोडवा। अब कोडवा क्या है, महत्वपूर्ण शब्दावली है, ध्यान रखिएगा। कोडवा कर्नाटक राज्य में बोली जाने वाली एक द्रविड़ भाषा है। वर्ष 2011 में इसके बारे में कुछ डेटा इकट्ठा किया गया था, जिसमें कहा गया था कि वर्ष 2011 में कोडवा के लगभग 1,14,000 वक्ता हैं, यानी अपने आप में ये एक ठीक ठाक बोली जाने वाली भाषा है। कोडवा की 2 बोलियां हैं, नाम याद रखिएगा, मैंडेल और किगगट। तो ध्यान रखिएगा 2 बोलियां हैं ये कोडवा की, और ये कहाँ की बोलने जाने वाली भाषा है, कर्नाटक की।
पहले कन्नड़ की एक बोली के रूप में इसे जाना जाता था, यानी कन्नड़ की बोली के संदर्भ में ही इसे जाना जाता था। बाद में इसे भाषा बना दिया गया। हालांकि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भाषाविदों ने एक इसे अलग भाषा का दर्जा दिया गया और मलयालम से निकटता से संबंधित एक प्रकार की भाषा है और इन सभी के शब्द इनसे निकट रूप से मिलते हुए हैं। अब यदि बात करें इसके लिखने के संदर्भ में, तो इसे आमतौर पर कन्नड़ वर्णमाला के अनुसार उसी के साथ ही लिखा जाता था, लेकिन बाद में फिर इसे मलयालम के साथ भी लिखा जाने लगा और कभी कभी इसे मलयालम के साथ लिखा जाता है, लेकिन आमतौर पर हम मुख्यतः मान सकते हैं कि इसे कन्नड़ की वर्णमाला के साथ ही लिखा जाता है। तो अब लेकिन उसमें कुछ विकास भी हुआ है। क्या विकास हुआ है? 20वीं शताब्दी तक इसे विरले ही लिखा जाता था, लेकिन वर्ष 2005 में एक जर्मन भाषाविद थे ग्रेग एम कॉक्स। इन्होंने इसके लिए एक वर्णमाला विकसित की और लिखने का एक नया तरीका बताया, जिसका नाम क्या रखा गया? कुर्गी कॉक्स वर्णमाला। और इसे अब कुर्गी कॉक्स वर्णमाला के अंतर्गत ही लिखा जाता है। 20वीं शताब्दी तक इसे विरले ही लिखा जाता था और अब इसे इस वर्णमाला के अंतर्गत लिखा जाता है। यानी पहले किसी कन्नड़ वर्णमाला के आधार पर लिखा जाता था, बाद में मलयालम में भी कभी कभी इसका इस्तेमाल किया जाने लगा, लेकिन अब इसकी खुद की अपनी एक वर्णमाला है। ये हमने देखा किसके बारे में। ध्यान रखिएगा, शब्द महत्वपूर्ण है यहाँ पर। यह शब्द क्या है और किससे जुड़ा हुआ है? कोडवा। किससे जुड़ा हुआ है? भाषा से संबंधित यह शब्द है। तो ये तो हमने चर्चा की जून माह में वे कौन सी खबरें थी जो महत्वपूर्ण थी कला एवं संस्कृति के लिहाज से। मिलते हैं हमारी अगले माह की अगली खबर के और अगले एपिसोड में, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि जून के बाद जुलाई वर्ष 2022 में भी कौन सी खबरें थी जो महत्वपूर्ण हैं आर्ट एंड कल्चर के लिहाज से, उनके बारे में अब हम जानेंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं नई खबरों के साथ फिर से अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुक्रिया।